तो आज बजट पेश हो चुका है और ऐसे में सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये बेहद ही ज्यादा संतुलित और आम जनता के लिए बजट है। चर्चा के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राहुल गर्ग जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, विभा पांडे जेजेपी प्रवक्ता जुड़ी हुई है, कृष्णा गुटेल इनेलो प्रवक्ता जुड़े हैं। राहुल जी आपका रुख करूंगी सबसे पहले, क्योंकि देखिए बजट पेश हो चुका है और ऐसे में सरकार का कहना है कि सबसे ज्यादा संतुलित बजट है। आपका क्या मानना है? और इसके साथ राहुल जी ये भी जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि कौन से फोकस में सरकार का ध्यान जो है वो कम रहा है, वहां पर ज्यादा रहना चाहिए था? मैम, सबसे पहले जो इनको फोकस करना चाहिए था, रोजगार के ऊपर करना चाहिए था, व्यापारियों के ऊपर करना चाहिए था। इनको स्पष्टीकरण करना चाहिए था कि युवाओं को रोजगार वो देंगे तो वो कैसे, किस माध्यम से देंगे, कैसे देंगे। व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए उनको क्या क्या रियायतें दी जाएगी। नया व्यापार करना चाहता है, कोई लघु उद्योग करना चाहता है, उनको वो बताया जाना चाहिए था। युवाओं को स्टार्टअप करने के लिए जो स्टार्टअप लोन्स होते हैं उसको थोड़ा पारदर्शिता की जानी चाहिए थी कि वो पारदर्शी हो, उनको बताया जाए। कोई मेला लगाया जाता है युवाओं को कि वो नया व्यापार करना चाहते हैं, वे व्यापार सेक्टर में आना चाहते हैं, तो इन्हें ये काफी कमियां चलेगी। किसानों को देखें तो किसानों के लिए इन्होंने कमियां रखी, किसानों का कोई जस्टिफाई नहीं किया। तो देखिए तो काफी वर्ग है जो इसके अंदर इनमें कमियां जो रही गई है। ठीक है राहुल जी, लौटूंगा आपके पास। विभा जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए कांग्रेस प्रवक्ता को सुना आपने, उन्होंने कहा कि रोजगार के ऊपर फोकस कम रहा है सरकार का। आंकड़े बताने के बाद भी अगर वो यही बात करते रहते हैं कि अगर रोजगार के ऊपर फोकस कम है तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। पहले ही इतना फोकस हो चुका है कि अब और बाकी सारी चीजें जिसके ऊपर फोकस करनी चाहिए अगर वो नहीं देखना चाहते, बार बार वो एक ही आंकड़ों की बात करेंगे। उनके पास 10-20 लोग आ रहे हैं, उनसे बोलिए उस पोर्टल पर कर लें रजिस्टर और उनको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन बिना पोर्टल पर रजिस्टर किया, बिना प्रॉपर चैनल के, अब ये कांग्रेस वाली सरकार है कि बैकडोर एंट्री हो जाएगी। यहाँ बैकडोर का कोई काम नहीं बचा है। तो बार बार इन्हें मैं ये कहूंगी कि अच्छा विपक्ष होने के नाते आपके पास जब कोई आए तो उसे बताइए कि कैसे जाके उसे रोजगार अच्छा मिल सकता है। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी राहुल। इससे ज्यादा मैं आपको रोजगार के बारे में और कुछ नहीं बोल सकती। अच्छा, आप मैम इसमें आ जाते हैं ना, ये अपने ये क्या नाम है, व्यापार के लिए ये नए स्टार्टअप होते हैं लोन, तो उसके अंदर मुद्रा लोन की भी फैसिलिटी है, बहुत सी केंद्र सरकार की भी, प्रदेश सरकार की भी। उसमें कितने को मिलता है? सब में तो स्कैम भरा हुआ है। व्यापार कोई भी लोन में धक्के खाते हैं बैंकों में। ऑनलाइन आप कह रहे हो ऑनलाइन अप्लाई करो, हजारों फाइल ऑनलाइन अप्लाई के लिए पड़ी है, चाहे रोजगार के लिए हो चाहे उसको नया स्टार्टअप के लिए हो, फाइल तो कहीं पे आगे जाती नहीं है। तो वो कहाँ जाएंगे? इस बात का जवाब दूं राहुल जी? हाँ जी मैम। आप जितने लांछन लगा रहे हैं हमारे ऊपर, मैं आपकी कांग्रेस जोड़ो यात्रा जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, जिसमें कांग्रेस और गंदी तरह से एक्सपोज होगी, माफ कीजिए ये आपकी सोचा की जो मैं उसको बताती हूँ। रमेश जयरमन जी से पूछा गया कि आप बार बार पेट्रोल हाइक की बात करें, सबसे ज्यादा तो आपके कांग्रेस के जो राजस्थान में है वहाँ कांग्रेस में पेट्रोल का प्राइस है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? सीएम से पूछे, मुझसे एक से पूछे। ठीक है, जब आपके नेताओं पर जो आप बार बार कर रहे हैं, आप राजस्थान में हालत देख लीजिए, उसके बाद हरियाणा पर लांछन लगाना। यहाँ तो हमारे पास फैक्ट्स है, फिगर्स है, जनता खुश है। जनता ने आपको आईना भी दिखा दिया था कांग्रेस जोड़ो यात्रा में, बिल्कुल अच्छी तरह से। अगर आपको लांछन लगाने फैक्चुअल लांछन लगाइए, आप मुझे पूरे डेटा के साथ लगाइए, क्योंकि पूरा बजट का डेटा मेरे सामने यहाँ ओपन है। आप जो बोलेंगे मैं आपको पढ़ के बता दूंगी। ठीक है, आप मुझे बताइए कि कहाँ आपको कमी लग रही है, क्योंकि डेटा मेरे पास सामने खुला हुआ पूरा। तो आप अगर लांछन लगा रहे हैं तो पहले आप अपनी कांग्रेस में जहाँ आपकी खुद की सरकार है, पहले वहाँ को आंकड़ा बताइए, उसके बाद कोई एक युवा नया व्यापार स्टार्ट करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, तो आपकी पॉलिसी है, हम मना नहीं करें कि पॉलिसी नहीं है, लेकिन वो पॉलिसी कामयाब भी नहीं है। उस पॉलिसी के माध्यम से उसको लोन नहीं मिलता है। ठीक है राहुल जी, विभा जी लौटूंगे आपके पास। कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ लगातार बने हुए, जरा उनसे भी जान लेते कि कृष्ण जी आपका क्या कहना है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को आपने सुना। आपके हिसाब से क्या लगता है कि सरकार ने बजट पेश किया है, सरकार का कहना है कि काफी ज्यादा संतुलित बजट है, आम जनता के लिए बजट दिया गया है, आपका क्या रिएक्शन है? साथ ही आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्शन में, क्योंकि जिस तरीके से राहुल जी ने बताया कि उन्हें लगता है कि रोजगार में सरकार का फोकस कम रहा है, ज्यादा हो सकता है, आपका क्या कहना है? शालिनी जी देखिए, अभी विभा जी जो है बड़ी
विचलित हो रही थी। भाई राहुल गर्ग जी जो है कि प्रश्न कर रहा था युवाओं को लेकर के। मैं विभा जी से पूछना चाहूंगा कि हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय जब विपक्ष में थे, जब सांसद थे, और वो बड़े दाड़ करके बोलते थे कि मैं इस खट्टर सरकार को, खट्टर को जो है कि यमुना पार पहुंचाने का कार्य करूंगा अगर नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। और जो है कि जेजेपी के मैनिफेस्टो के अंदर कहा कि हम 2 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो आप उस पर श्वेत पत्र जारी करें कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया है। और फिर ये हरियाणा प्रदेश जो है कि आज बेरोजगारी के मामले के अंदर जो है कि वो नंबर 1 पर क्यों है? क्योंकि आज जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो इस प्रदेश को लूटने के अंदर लगी हुई है, कहीं पर जो है कि जमीन की खरीद फरोख्त के अंदर जो है कि अपनी कंपनियां बना करके जो है कि ये इस प्रदेश को खोखला करने का काम कर रही है। कहीं पर ऐसी स्कीम हम लोगों के बीच में लेकर के आती है जिससे कि जो हमारा सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र को कमजोर करके, जैसा कि इन्होंने पिछले समय के अंदर जो है कि बहुत से स्कूलों को जो है कि बंद करने का काम किया है। और जबकि हमारा ग्रामीण अंचल के अंदर जो हमारा शिक्षा का स्तर जो है बहुत लो है, और इन्होंने जो है कि उनको मॉडल संस्कृति का नाम देकर के जो है कि गरीब व्यक्तियों के ऊपर जो है कि फीस डकारने का, उनके ऊपर बोझ डालने का जो है कि काम इस सरकार ने किया है। साथ में जो आयुष्मान कार्ड स्कीम है, आयुष्मान कार्ड स्कीम के माध्यम से जो है कि ये फ्री इलाज की गारंटी देते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है जो पैनल पर जो है कि सरकार लेती है उनको, और लेकिन उन हॉस्पिटल की और सरकार की मिली भगत होती है जिससे कि जो बड़ा पैसा ये लोग डकारने का काम करते हैं। जैसा कि करनाल के अंदर मैंने कल भी MH1 पर जो मैं था लाइव प्रोग्राम था बजट से पहले, तो मैंने ये बात वहां पर भी रखी थी कि अमृतधारा हॉस्पिटल के अंदर जो है कि एक IB अधिकारी लड़की जो है कि एडमिट होती है, जबकि वो 20 तारीख को उनका मेडिकल 20 अक्टूबर को उनका मेडिकल होता है और वो स्वस्थ है, लेकिन मामूली जो है कि उनके शरीर के अंदर कोई कमी आ जाती है तो वो हॉस्पिटल के अंदर 23 अक्टूबर को हॉस्पिटल में एडमिट होती है वो, लेकिन 25 को डेथ हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके पास ट्रेंड डॉक्टर नहीं है। कहने को कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है कि MD डॉक्टर है, MD से भी ऊपर डॉक्टर है, लेकिन वहां पर BMS डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज किया जाता है और साइन जो है, कागजों के ऊपर साइन जो होते हैं वो कहते हैं कि MD डॉक्टर के हैं, और जबकि MD डॉक्टर की रिपोर्ट ली जाती है तो कहा जाता है कि मैंने इलाज नहीं किया है। और फिर जो है कि हॉस्पिटल का मालिक बोलता है कि मैंने इलाज किया है, उसके कहीं पर भी किसी भी पेपर के ऊपर साइन नहीं है। तो ये माजरा क्या है? अभी तक उसके खिलाफ 23 अक्टूबर से लेकर के अभी तक और दो बोर्ड का गठन हुआ, और वहां का CMO, करनाल का CMO जो है कुछ हॉस्पिटल से मिला हुआ है और उसने बड़े पैमाने पर जो है कि पैसे डकारने का काम किया है जो ये पैनल पर देते हैं, और उस प्रकार से जो कि अभी तक उसके खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई है। और कल निश्चय के अंदर जो है, और जो इसी का रिश्तेदार है CMO का, वो डॉक्टर ने जो है कि गिरफ्तार करने का काम किया है वहां पर। और ऐसे ऐसे काम जो एक सरकार के अंदर हो रहे हैं, और 8 साल तक जो है कि ये प्रदेश को संभाल रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम हेल्थ कार्ड के माध्यम से जो है कि वो हम मेडिकल फ्री देने का काम करेंगे। दूसरा BPL कार्ड जो है, BPL कार्ड जो है कि बनाने का इन्होंने जो PPP जो है कि परिवार पहचान पत्र के अंदर इनकम जो है उसको आधार बना करके जो है इन्होंने BPL कार्ड बनाने का काम किया है। यानी जिसकी आमदनी बड़े पैमाने पे है उसको तो BPL बना दिया, और जो व्यक्ति जो है कि जिनको रोटियों के लाले जो फुटपाथों के ऊपर सोते हैं और उनके सर के ऊपर छत नहीं है, उनका BPL कार्ड जो है कि वो नहीं बना है। तो ये असंगति कहाँ है? ये अन्यताएं क्यों हैं? इसका कारण क्या है? ये सब सरकार कृष्ण पटेल जी, आपका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में सरकार का फोकस कम रहा है। दूसरा जो है, अब यहाँ पर जो है इनकम का आधार मान करके जो है ये काम सभी काम कर रहे हैं। और आज जो बजट जो पेश किया गया है, आपने भी सुना होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है कि बार बार जो है कि परिवार पहचान पत्र की जो इनकम का आधार मान करके ही जो है, चाहे वो फ्री कोचिंग की बात की हो, चाहे वो किसी भी लाभ मकान बनाने के लाभ हो, तो सारे के सारे जो है कि इनकम आधार को मान करके ही जो है कि वो काम को किया। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के अंदर
बहुत से लोगों के हाथ में भीख का कटोरा है। दूसरा जो आपने बीपीएल कार्ड जो लोगों को थमाए, पीला कार्ड जो है, और लेकिन 1 महीने का राशन, जनवरी माह का राशन जो कि आपने नहीं दिया, फरवरी के अंदर जो है कि आपने राशन देना शुरू किया है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 1 महीने का राशन जो है कि वो किसने खाने का काम किया है? और कहीं पर जो है कि रजिस्ट्री घोटाला होता है, कहीं पर जो है कि आपका शराब घोटाला होता है। तो ऐसी ऐसी स्कीमें आप लोग लेकर के आते हैं जिससे कि आज प्रदेश को जो है कि आप लूटने का काम कर रहे हैं। दूसरा जो है, जो 10 वर्ष से जो है कि कर्मचारी जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, सरकार को सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनको नियमित करने का कोई भी बजट के अंदर कोई भी प्रावधान। कृष्ण जी लौटेंगे आपके पास। विभा जी, आपने सुना कृष्ण जी को, तमाम आरोप भी लगाए हैं और इसके साथ ही तमाम सवाल भी पूछे हैं, जवाब दे। हाँ, तो कृष्ण कुटुर जी, पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, मैंने बिना कुछ बोले आपको सुना है तो आप भी मुझे पूरा कंप्लीट करने देना, ठीक है? तो आपने सबसे पहले हेल्थ केयर का उठाया कि वहाँ ऐसा आपको लगता है पैसे लेके सारे मिले हुए हैं, FIR नहीं हो रही। तो मैं आपको हेल्थ केयर का, मैं उस मामले में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, अगर आप बोल रहे होंगे तो ठीक ही बोल रहे होंगे, ठीक है? मैं आपको झूठा नहीं करूंगी, पर वन ऑफ आप कृष्ण जी मुझे बोलने दीजिए। कृष्ण जी, आप विभा जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, आपको भी समय दिया गया था, उनको समय दें। मैंने आपसे पहले ही रिक्वेस्ट किया था कि मैंने चुपचाप आपका सुना है, तो प्लीज मुझे बोलने दीजिए। जो भी आपका पॉइंट होगा आप लिख लीजिए, बाद में बोल देना, ठीक है ना? तो आपने हेल्थ केयर के लिए बोला, आप अगर बोल रहे होंगे तो ठीक है, बोल रहे होंगे कि वहाँ सब करप्ट है, पुलिस ने मिली हुई है, तीनों मिले हैं, सब कुछ मिला है। पर अगर मान लो वो वन ऑफ केस ऐसा हुआ भी, एक ऐसा अकेला केस है, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास रोज के पता नहीं कितने आते हैं अंत्योदय वर्ग के लोग जो कहते हैं कि हमें इलाज के लिए पैसे क्राउड सोर्सिंग कर दो, आप हमारी फंडिंग कर दो, क्राउड फंडिंग कर दो। उनसे सीधे पूछती हूँ, क्या आपके पास EWS कार्ड है? वो क्या होता है? आपके पास राशन कार्ड है? नहीं हमें पता। आपको पता है आयुष्मान स्कीम क्या है? नहीं पता। आपको पता है वो कम से कम 3 लाख रुपए ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुका था, हमने इमीडिएट अप्रूवल लिया, 10 लाख का बिल, उसका टोटल 53,000 का बना, और जितने उसने पैसे एक्स्ट्रा दिए थे उससे सारे वो पैसे लौटा भी दिए गए। ये तो आयुष्मान स्कीम का है, और ऑन प्रायोरिटी बेसिस उसका EWS कार्ड बना दिया गया। तो एक तो ये है कि कितना भी सरकार इन स्कीम्स को बता रही है, लेकिन आज भी जिसको फायदा होना चाहिए उसको इसकी जानकारी नहीं है, पता नहीं क्यों है। पढ़े लिखे, और वो अंत्योदय वर्ग का जो बंदा था मेरे पास आया, सबसे पढ़ी लिखी वर्ग की महिला के द्वारा, उस महिला को ही आयुष्मान स्कीम का पता नहीं था, तो उस महिला को मैंने पूरा बताया कि जाइए आप बताइए ये स्कीम है। तो सबसे पहली बात कि हम लोगों को विक्टिम मोड में रहने की आदत हो गई है, चाहे वो अंत्योदय हो चाहे सबसे ऊपर के लोग हो, कि सरकार तो कुछ कर नहीं रही, गरीब गरीब है, उनको हेल्थ केयर नहीं मिल रहा। अगर आराम से आप क्लॉजेस देखिए, स्कीम्स देखिए, तो इसकी बढ़िया स्कीम्स है कि आज वो बंदा खुद फोन करके उसकी माँ और मुझे फोन करे कि आपकी वजह से हम बचे, उनको पैसे में उनके वापस मिल गए। आप यहाँ तक सोचिए जो उन्होंने पैसे डिपॉजिट किए थे, और ये तो अभी पिछले हफ्ते का केस है, ऐसे पता नहीं कितने केसेस मैंने करा दिए। अब दूसरा पॉइंट आता है PPP कार्ड का, जो आप कहते हैं BPL से नीचे का है। मैंने अपनी लोकेलिटी में खुद कैंप लगाया था, खुद बैठ के किया था, लोगों के PPP कार्ड बनाए थे। मैं ग्राउंड लेवल की कार्यकर्ता हूँ और मैंने हर चीज में हाथ से रखा है। एमिनेंट सिटीजन हो गुड़गांव की, तो जिस चीज में हाथ नहीं डाल रखा उसकी भी इंफॉर्मेशन आती रहती है थ्रू कंप्लेंट। PPP कार्ड में 2-3 मुद्दे उठे थे कि भाई हाउस वाइफ है, उसकी 2.5 लाख इनकम दिखा दी है। अब सडनली तो बंदे वो 1.8 लाख से ऊपर का हो गया। जब मैंने उससे पूछा कि आपने ये क्यों दिखाया, तो कहते हैं उनके नाम की तो FD है। अब जब बंदा आ रहा है अपना डेटा देने, वो अपना दिमाग खुद लगा रहा है, वो ये नहीं बता रहे ये FD को मैंने इनकम दिखा दिया। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसने डेटा एंट्री कर दी, उसके बाद हायलामी मच रही है कि देखो ये तो BPL का इसका कट गया, ये कट गया, वो कट गया। दूसरा केस था, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको सारे केसेस बताती हूँ। दूसरा केस था कि किसी को गवर्नमेंट सर्वेंट दिखा दिया है, किसी को कुछ दिखा दिया है। मेरे पास उसका भी एक केस आया। एक बुजुर्ग, काफी बुजुर्ग थे,
उन्होंने अपना मुझसे 3 बार फैमिली कार्ड चेंज कराया। पूछिए क्यों? पहले उन्होंने लिखाया कि मैं रिटायर्ड हूँ, ठीक। उसके अगले दिन आके कहते हैं, उन्हें किसी ने कुछ समझाया होगा क्या कि मैं तो बिजनेस वाला हूँ। तीसरे दिन आके कहते हैं नहीं आप मेरा सेल्फ एम्प्लॉयड कर दो, सर्विस का कर दो, मैं ये सॉरी माफ कीजिए, सर्विसेज के थ्रू पैसा कमाता हूँ, ये सर्विसेज करता हूँ। मैंने अंकल जी से पूरा उनका समझा। मैंने कहा देखिए ये पीपीपी कार्ड का ये एजेंडा है, इसके पीछे ये सारी चीजें होंगी, इसे हर चीज से लिंक किया जाएगा। जब से लोगों ने सुना कि ये लिंक किया जाएगा, अगर आपने खट्टर जी को सुना होगा कि उन्होंने कहा कि बिजली का जिसका बिल एक अमाउंट से ज्यादा है उसे हमने बीपीएल कैटेगरी से हटा दिया, क्योंकि मेरे लोकेलिटी में मल्टी करोड़ के घर है और हर घर की इनकम खाली 6 लाख लिखाई गई है। 6 लाख तो उनका बिजली का बिल आता होगा पूरे साल का, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं सॉरी माफ कीजिए, जो उन लोगों ने लिखी है उसके ऊपर हैलामी लग रही है। डेटा एंट्री ठीक हो रही है, जो बोला जा रहा है, अगर बंदे को खुद ही नहीं, हाँ यहाँ मैं कहूंगी कि लोगों को अच्छी तरह गाइडेंस ही नहीं है कि उसमें क्या देना है। तो जब इनिशियल कुछ करते हैं तो लोग पहले उसे सीरियसली नहीं लेते, जो डेटा डालना होता है डाल देते हैं। पूरे मेरी लोकेलिटी में खाली एक बंदे ने अपनी 1 करोड़ इनकम दिखाई थी, बाकी किसी की 6 लाख से ऊपर ही नहीं थी। मैं खुद हंसती थी, अब क्या करोगे, लेकिन वो तो हमें पता था कि बैकएंड पर ये इंटीग्रेट होगा और सबका खुद का खुद अपने आप पानी का पानी हो जाएगा। तो उस वक्त हमने डेटा एंट्री कर दी। अब आप बताइए इसमें सरकार की काम रखी है। दूसरा, आप राशन की बात करें तो मैं आपको गुड़गांव की बात बताती हूँ। मैंने कोविड में जितना काम किया है, रोज की 400 कॉल्स में लेती थी। दिल्ली में राशन गुड़गांव के डीसी के थ्रू जो एक्स्ट्रा राशन होता था वो हम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इतना राशन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, मेरे पास खूब लोग कहते थे अब तो हमें राशन मिल गया, क्योंकि हम हर स्थिति का राशन का लिखते रहते थे। दिल्ली तक राशन गया। आप कह रहे हैं हरियाणा सरकार राशन नहीं दे रही, 2 रुपए किलो का चावल मिलता है राशन में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, उसे भी काफी सिचुएशंस में माफ कर दिया है। ये ग्राउंड रियलिटी की रिपोर्ट है। अगर आपके इसमें भी भिन्न कुछ है तो आप प्लीज ऐसा केस मुझे बताइए, मैं उसे रिजॉल्व करवाऊंगी। तो लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है कि उसका मुद्दा ना बनाया जाए, लोगों को फायदा पहुंचे जो सरकार ने। बिल्कुल विभा जी, लौटेंगे आपके पास। राहुल जी, आप बड़े ही ध्यान से विभा जी को सुन रहे थे, आपका क्या कहना है? क्योंकि विभा जी का ये कहना है कि मुद्दा ना बनाया जाए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। आप सहमत है इससे? नहीं, जागरूक करना चाहिए, बस वाजिब है। जागरूक भी तो सरकार के माध्यम से किया जाएगा ना मैम। हम यही इनको सीधे से समझाना चाहता है कि चाहे वो कोई से भी सुविधा सरकार की तरफ से दी जा रही हो, लेकिन वो आम आदमी को, आम युवाओं को, आम जनता को नहीं मिल रही है। वो जागरूक करना भी सरकार का ही काम है, वो किसी पार्टी का काम नहीं है। उसके साथ मैं विभा जी से ये पूछना चाहता हूँ, एक बिजली बिल के अंदर नॉन एनर्जी चार्जेस लग के आने लग गए 6 महीने से, और वो कोई छोटी अमाउंट नहीं है। 2 महीने के बिल के अंदर 4000 5000 एक आम जनता को वो पे करना पड़ रहा है। उसके बारे में आप बताएंगे ये नॉन एनर्जी चार्जेस है क्या? वो भी सुरक्षा बताती हूँ आपको। वो क्या है कि पूरे साल में आपने जितना कंज्यूम किया है उस हिसाब से उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट चेंज होता रहेगा। अगले साल आपका कंजम्पशन कम है तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कम हो जाएगा, फिर आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ जाएगा। वो आपका पैसा सरकार के साथ है, उसका कहीं कुछ नहीं जा रहा, उसी में से घटता बढ़ता रहेगा। वो 1 टाइम का है, पर हाँ इससे ये रहेगा कि अगले बंदे को समझ जाएगा कि उसने कितना कंजम्पशन किया है, और कंजम्पशन कंट्रोल करने का इससे बढ़िया तरीका और नहीं हो सकता। और बिजली विभाग ये कहता है वो सिक्योरिटी 1 टाइम की होती है। जब हम कोई इलेक्ट्रिसिटी मीटर अप्लाई करते हैं उस टाइम पे सिक्योरिटी पे की जाती है, ये हर बिल में पे किया करना पड़ रहा है। तो नहीं, ये आप गलत समझिए। ये पूरे साल में एक बार आपको दिया जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, आपको मैं जागरूक कर रही हूँ। आपको राहुल जी, ये डिपार्टमेंट आप अपने घर का ही बिजली का बिल, लास्ट 2 बिल 3 बिल आप चेक कर लेना, तीनों के तीनों बिल के अंदर आपको नॉन एनर्जी चार्जेस लग के आए हुए हैं, और मिनिमम टू मिनिमम 4000 मिनिमम है। पूरे साल में एक बार लगेगा और हर नो मैम, आपको मैं यही विभा जी, मैं आपको यही चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में नहीं पता है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल करवाओ, आप चेक करवाओ, आप ये मिसगाइड कर रहे हो या आपको पता नहीं है इसके बारे में। ये बिजली विभाग से मैंने पूरा पिछले 3 बिल के अंदर लग के आ चुका है,
जो कि 6 महीने का बिल बनता है और आगे भी लग के आएगा। सिक्योरिटी वर्ड यूज करना गलत होगा, बिकॉज सिक्योरिटी वन टाइम की होती है जो कि उपभोक्ता पे कर चुके हैं। आप भी चेक करना, मैम एंकर मैम आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी देख सकते, आप इसको चेक कर सकते हो, अपने टीवी में उसको डिस्प्ले कर सकते हो। उसके बाद सुरक्षा की बात की जाए, आज से 5 दिन पहले हिसार में 7 साल की लड़की के साथ रेप करके उसको जान से मार दिया गया। 7 साल की बच्ची है। इसी तरह पूरे हरियाणा में महिला असुरक्षित है, व्यापारी असुरक्षित है, हांसी, भिवानी और अपना सिवानी, आप कहीं चल जाओ पूरे हरियाणा में हर जगह, ठीक है, इसके व्यापारियों के साथ लूटपाट फरोख्ती ये सब कुछ होने लग रही है। उसके लिए इस बजट में क्या करा गया, हिसार के अंदर हम देखें भूमि ये बन चुकी है, ये बहुत बड़ा, आपने एयरपोर्ट के आसपास का देखा होगा, तलवंडी राणा का रास्ता भी आप बंद पड़ा है। तलवंडी राणा लगते कई गांव है, 10 गांव लगते, ये सारे के सारे वहां धरने पे बैठे हैं। भूमि के ये कुछ लोगों ने भूमि इकट्ठी कर ली है वहां पे, उनको फायदा पहुंचाने के लिए पूरे हिसार शहर को एक दरकिनार कर दिया गया है कि उनको हिसार से चंडीगढ़, बरवाला, हांसी कहीं जाना हो तो उनको पूरा शहर, पूरा दूसरा एरिया घूम के 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। तो उसके बारे में पूछना चाहूंगा कि वो ऐसे कौन बंदे हैं जो भूमि का, जिसके जमीनों का फायदा पहुंचाने के लिए पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट को एक तरफा कर दिया गया। ठीक है राहुल जी, लौटेंगे आपके पास। विभा जी, एक सवाल आपसे, क्योंकि देखिए जो आम गृहिणी है कहीं ना कहीं इस बजट से वो थोड़ी सी नाराज और निराश नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि सरकार ने बहुत कुछ आम गृहिणियों के लिए नहीं रखा है। एक बात बताइए, महिलाओं के लिए किया गया है, आम गृहिणी के लिए वो सारी चीजें जो महिलाओं के लिए और यूथ के लिए किया गया है, वो फाइनली तो आम गृहिणी को ही इम्पैक्ट करेगा ना। अगर उनके बच्चों के लिए नौकरियां लगेंगी, अगर उनको पंचायत में लड़ने का और उनको राशन का दिया जा रहा है ऑप्शन, तो ये आम गृहिणी तक ही पहुंचेगा ना, ये और कहाँ पहुंचेगा। उनके परिवार में अगर कोई अच्छा कर रहा है तो अब आप चाहते हैं कि अगर गृहिणी को तभी सुख मिलेगा जब उसका सिलेंडर का रेट कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो कहना गलत हो जाएगा। गृहिणी का पूरा घर से लेना देना होता है, खाली एक सिलेंडर उसकी पहचान नहीं होती। तो अगर एक सिलेंडर को उसकी पहचान करना है तो ये बहुत ही गलत बात है, तो ये मुद्दा ही फिर तो गलत है। तो गृहिणी किस बात पर दुखी है ये बताइए, किस एस्पेक्ट से वो दुखी है अपने परिवार के, वो बताइए। क्योंकि गृहिणी मतलब पूरे घर को मैनेज करने वाली, खाली किचन का सिलेंडर मैनेज करने वाली। ठीक है कृष्ण जी, आपका रुख करूंगी। एक बार फिर से जो बजट पेश किया गया है, एसवाईएल का ध्यान भी इस बजट में रखा गया है। करीब 101 करोड़ का प्रावधान या फिर प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार जो पेंच फंसा हुआ है एसवाईएल का सालों से, वो सुलझ पाएगा? देखिए, इसमें कोई सुलझने वाली कोई बात मुझे नजर नहीं आती है। दूसरा जो है कि इनका ये चुनावी बजट है, और दूसरा जो है कि लोगों को गुमराह करने का बजट है, और ये सामने जो है कि जिनका ज्यादा पेपर वर्क ज्यादा होता है, ईटिंग और मीटिंग की ये सरकार है, और ज्यादातर इसमें मीटिंग में बैठ के ये करते हैं, लेकिन आम धरातल पर इनका कोई किसी प्रकार का भी जो भी है काम नहीं है। जैसे कि गांव के अंदर इन्होंने व्यायामशाला खोलने का काम किया था, लेकिन उन व्यायामशाला की आज हालात देखते हैं आप ग्रामीणांचल के अंदर जाकर के, उनकी स्थिति क्या है। उनके अंदर चेयर नहीं है, कुर्सियां नहीं है, और ग्राउंड जो है कि वो ठीक तरह का नहीं है। और जैसे कि इन्होंने स्वास्थ्य के बारे में हॉस्पिटल खोलने की बात जो पिछले समय के अंदर की थी, वो पोर्टल पर है, पोर्टल के अंदर ही जो है कि वो घूम रहा है। ये तमाम बातें जो है कि इनका पोर्टल और जो है कि ऑनलाइन, ये सारा चक्र इन लोगों का जो है कि वो चला हुआ है। दूसरा, इस बजट के अंदर जो है कि किसानों को मुआवजे की बात जो है कि कोई किसी प्रकार की नहीं की गई, और ना ही जो है कि फसलों के दाम बढ़ाने की बात जो है कि वो निर्धारित यहाँ पर की गई है। दूसरा भी विभा जी जो है कि आयुष्मान कार्ड के बारे में बोल रही थी, तो ये प्राइवेट हॉस्पिटलों को इतना पैनल पर ले रहे हैं, उनको इतना मोटा पैसा जो है कि वो दे रहे हैं, और WHO का जो पैसा जो है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है कि हम लोगों को मिलता है, और उसका मिसयूज जो है कि ये सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है। लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों की हालात क्या है, तो आप सरकारी हॉस्पिटलों की दशा को क्यों नहीं सुधारने का काम करते, क्यों नहीं उनके अंदर फ्री मेडिसिन देने का काम करते, ताकि वहां पर प्रॉपर रूप से जो है कि वो इलाज हो, क्योंकि वहां पर ट्रेन डॉक्टर होते हैं, और उनको जो है कि सही तरीके से जो है कि वो काम के ऊपर लगाया जाए। दूसरा जो है एसवाईएल मुद्दे के ऊपर लेकर के जो आज
आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो है कि बजट पेश करते हुए 101 करोड़ का बजट जो पेश किया है, लेकिन हम कहते हैं कि अभी फैसला जो है कि सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। तो दूसरा जो है कि भाई हमारी मुख्यमंत्रियों की जो है कि बैठक है, अरे बैठक क्या है, जब वो कोर्ट की अवहेलना कर रहा है, पंजाब सरकार कोर्ट की अवहेलना कर रही है, तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है कि उन लोगों के ऊपर लगना चाहिए, उसकी पैरवी करनी चाहिए। तो लेकिन आप जनता को गुमराह करने का काम ना करें और सही तरीके से जो है कि उस काम को करें आप लोग। और जो है कि आज आप लोगों ने जो है कि इस प्रदेश को 8 वर्षों के अंदर जो है कि लूटने का काम किया है और जेजेपी और बीजेपी। राहुल जी से भी जान लेते हैं इजरायल मुद्दे पर उनका क्या कुछ कहना है। राहुल जी। मैम, एसवाई मुद्दा जो है ना, ये दो पंजाब और प्रदेश का आपस का मामला है और इसको लेके पूरी राजनीति चलती आ रही है। अपने चौटाला साहब ने भी बहुत बार हमारे उठाया है, ये इसका मुद्दा उठाया। अब की बार इसके अंदर बजट के अंदर इसके योजना भी लेके आए हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी सोल्व हो जाएगा। चाहते हम भी है सोल्व हो जाए, सोल्व होगा तो सभी का उसमें फायदा है, लेकिन दोनों सरकारों को, हरियाणा सरकार को और पंजाब सरकार को इसमें मिल बैठ के इसका कर लेना चाहिए। लेकिन राहुल जी, क्या आप मानते हैं कि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है, अगर मंजूरी नहीं दी जा रही है? नहीं, मंजूरी वो तो पंजाब सरकार तो क्या नाम है, कोर्ट की फैसला मानने को तैयार नहीं है ना, तो हरियाणा सरकार को भी उसका कुछ ठोस एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर, बट वो लेनी नहीं है। वो मीटिंग करती है, दिल्ली में भी पिछले टाइम कुछ महीने पहले मीटिंग हुई थी, लेकिन मीटिंग ही मीटिंग हो रही है, हल तो उसका कुछ भी नहीं निकल रहा। हरियाणा की जनता तो उसका हल चाहती है ना, पानी चाहती है, मीटिंग नहीं चाहती है। मीटिंग करो तुम, लेकिन मीटिंग का कुछ निष्कर्ष भी तो निकालो, एक एंड तो लेके आओ। ये कब तक चलता रहेगा? जी ठीक है। विभा जी, आपको रुक करूंगी क्योंकि दोनों ही विपक्षों को आपने सुना इजरायल मुद्दे पर। सरकार की तरफ से इस बार फिर एक बार इजरायल पर ध्यान दिया गया है, 101 करोड़ का प्रावधान भी रखा गया है। क्या लगता है इस बार सरकार जो है पूरी तरीके से श्योर है कि जो लगातार लंबित है ये मामला, लगातार इस पर बैठकें भी की जा रही है, इस बार सुलझा लिया जाएगा इजरायल का मुद्दा? देखिए, एक तरफ से तो अगर होता तो ये तो कब का सुलझा लिया होता, सेंटर भी इसमें इन्वॉल्व हो गई थी। अब ये पंजाब की जो सरकार है, आप सरकार है, वो कितना सहयोग करती है अब उनके हाथ में है। यहाँ से तो पूरी कोशिश की जा रही है, वो सभी को पता है, हर किसी को पता है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बार बार उद्योगों का मुद्दा उठाया जा रहा है, तो हरियाणा को एक बिजनेस कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। उसके लिए आपकी जो रोड और एविएशन के ऊपर फोकस है और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर लॉजिस्टिक्स, हरियाणा को लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाएगा। तो ये जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बता रही हूँ कि आने वाले समय में जब ये रोड का नेटवर्क बन जाएगा और हरियाणा हमारा ट्रांसपोर्ट हब बन जाएगा और लॉजिस्टिक्स हब बन जाएगा, तब आप देखना कि हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। पर इन सब चीजों में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें टाइम लगता है और ये होएगा और ये हो रहा है, इन प्रोसेस है पूरा। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो कितना, राहुल जी अभी भी कुछ बोले, कृषि और उद्योग के ऊपर भी बजट के अंदर अगर आप देखेंगे 20-20 हजार करोड़ का लगा रखा है, स्वास्थ्य के ऊपर दे रखा है, हर एक एस्पेक्ट के ऊपर इन्होंने ग्रामीण विकास के ऊपर कर रखा है, कृषि सिंचाई व अन्य चीजों के ऊपर है, प्रशासनिक सेवाओं के ऊपर है, पेंशन, अन्य मूलधन, ब्याज, हर एस्पेक्ट को टच किया गया है। तो अगर खाली बोलने के लिए अगर बोलिए तो मैं सारा पढ़ के सुना देती हूँ कि हर सेक्शन के अंदर क्या क्या किया गया है। तो आप प्लीज, मैं विपक्ष से यही कहूंगी कि गुमराह मत कीजिए, एक्चुअल चीज देखिए और जनता को बताइए भी, जनता को भी जागरूक करिए, क्योंकि स्कीम्स बहुत अच्छी है। जनता को आप जितना जागरूक करेंगे, जनता उतना आपके साथ भी जुड़ेगी। लेकिन अगर आप हायलामी करते रहेंगे तो उसमें किसी का फायदा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को हम तो जाके बता ही देंगे कि आपके लिए लाभदायक स्कीम है, तो फिर वहाँ आपको यही चीज, एक चीज और जाते में तो ये बता दो, टेक्सटाइल हब के लिए खट्टर साहब ने घोषणा करे, कितना टाइम हो चुका है? टेक्सटाइल हब अब तक तो नहीं बना। मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो घोषणाएं आप अभी बता रहे हो कि बजट में अब आ गई है या पहले भी आती, वो घोषणाएं तो हो रही है, हम उससे मना तो कर ही नहीं रहे ना कि घोषणाएं नहीं हो रही है। ठीक है राहुल जी, समय की कमी हमारे पास, रोकना चाहूंगा यहाँ पर। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विभा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2023 का बजट पेश हो चुका है, सरकार इसे संतुलित बजट और आम जनता के लिए बजट बता रही है और ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में जनता का क्या रिएक्शन होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।